प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम चर्चा करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में। जैसा कि आपको हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मालूम है और उसमें हम प्रारंभिक पहले अध्याय के बाद दूसरा जब अध्याय लेते हैं तो उसमें उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी आते हैं, उनके कार्यक्रम आते हैं। तो अपन उदारवादी राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद में अपन लेते हैं सबसे पहले कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप, अर्थात उदारवादी राष्ट्रवाद। कांग्रेस के इतिहास को हम चार भागों में या चार काल या युगों में बांट सकते हैं। कांग्रेस के इतिहास को इन चार युगों में इस प्रकार बांटा गया है। पहला युग 1885 से और 1905 ईस्वी तक का है। इसमें उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल भी इसको कहा जाता है। दूसरा युग आता है 1906 से 1919 तक, इसको उग्र राष्ट्रीयता काल कहा जाता है। तीसरा युग जो आता है वह 1919 से 1929 तक, इसको गांधी युग भी कहते हैं। चौथा युग 1929 से 1947 ईस्वी तक का है। यहाँ पर हम कांग्रेस के केवल पहले युग से संबंधित हम चर्चा करेंगे, 1885 से केवल 1905 ईस्वी तक। कांग्रेस का आंदोलन A.O. ह्यूम, वेडरबर्न, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, रानाडे, गोखले, रास बिहारी घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के हाथ में था। इस युग में कांग्रेसी नेताओं को यह विश्वास था कि अंग्रेजों को जब भारतीयों की वास्तविक दुर्दशा का ज्ञान हो जाएगा तो वे अवश्य ही उनकी दुर्दशा को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। शुरू में कांग्रेस को अंग्रेजों का आशीर्वाद भी प्राप्त था, लेकिन 1888 ईस्वी के बाद परिस्थितियां बदली और ब्रिटिश सरकार को इस संस्था अर्थात कांग्रेस से कोई सहानुभूति नहीं रही। आगे अपन देखते हैं उदार राष्ट्रवादियों के सिद्धांत, यानी कि उनकी विचारधारा और कार्य पद्धति। 1885 से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस पूर्णतः उदारवादियों के हाथ में थी। उदारवादियों में प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के अतिरिक्त अत्यंत प्रसिद्ध उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सर फिरोज शाह मेहता थे। उनके निम्न सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत उनका ये था कि ब्रिटिश शासन एक वरदान है। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को एक वरदान मानते थे। इसके कई कारण थे। प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजी राज्य के आने से पूर्व इस देश में अशांति फैली हुई थी। गोखले कहते थे कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर शांति स्थापित की है और शांति के बिना कोई उन्नति संभव नहीं है। गोपाल कृष्ण ब्रिटिश राज को एक देवी व्यवस्था मानते थे, क्योंकि वो समझते थे कि परमेश्वर इसके द्वारा भारतीयों को स्वशासन के लिए तैयार कर रहा है। वे कहते थे कि भारत में ब्रिटिश राज का उद्देश्य भारतीयों का नैतिक और भौतिक कल्याण होना चाहिए। जब हम यहाँ इस संदर्भ में जब चर्चा करें, दूसरा बिंदु आता है ब्रिटिश शासन एक वरदान के बाद में ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उदारवादी के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में बेहद विश्वास करते थे। यहाँ हम एक भारतीय की वो लेते हैं उनके विचार। एक रहमतुल्लाह ने कहा है कि अंग्रेजों से बढ़कर सभ्य चरित्र तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती है। ये रहमतुल्लाह ने कहा है। इसका मतलब कि ये उदारवादी बेहद अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे।
ब्रिटिश लोकतंत्रीय संस्थाओं तथा शिक्षण पद्धति को वे भारत के लिए उपयोगी मानते थे, इसलिए उनमें आकर्षण तथा मोह था। यद्यपि वे भारत की अधिक से अधिक उन्नति चाहते थे, परंतु उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ऐसा केवल ब्रिटिश राज के अंतर्गत ही संभव है। तीसरी उनकी विचारधारा थी, उदारवादियों का लक्ष्य स्वशासन की प्राप्ति था, न कि पूर्ण स्वराज्य। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के लिए स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत को वही दर्जा प्राप्त होना चाहिए जो कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य विश्व के अधिराज्यों को प्राप्त है। वे भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध तोड़ना नहीं चाहते थे। चौथा पॉइंट आता है संवैधानिक उपायों के औचित्य में अडिग विश्वास। उदारवादी संवैधानिक उपायों से उनका यह अभिप्राय था कि अंग्रेज शासकों को अपने कष्ट दूर करने के लिए आवेदन पत्र दिए जाएं और भारत की जनता के कष्टों का उनको भली भांति ज्ञान कराया जाए। उनका सरकार की रचनात्मक आलोचना और निष्क्रिय प्रतिरोध में पूरा विश्वास था। वे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा और घृणा का प्रचार करने तथा शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने या हमला करने या हत्या करने के सख्त विरोध थे। पांचवा पॉइंट आता है राजनीति का अध्यात्मीकरण। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति में छल कपट तथा ब्रिटिश शासन के शत्रुओं से गठजोड़ करने के पक्ष में नहीं थे। वे ब्रिटिश राज के विरुद्ध घृणा और षड्यंत्र करने का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। साधनों की पवित्रता में उनका अडिग विश्वास था। बाद में गोखले की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए महात्मा गांधी ने भी इन्हीं बातों को अपनाया और देशवासियों को इसी मार्ग पर चलने की सलाह दी। महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी स्वीकार किया। प्रत्येक भारतीय को देश के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं को आध्यात्मिक बनाना चाहिए, ऐसा इनका विश्वास था, ऐसी इनकी विचारधारा थी। पांचवा पॉइंट जो अपना आता है पांचवा पॉइंट अपन चर्चा कर चुके हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद का मेल। ये छठा पॉइंट आता है। गोखले यथार्थवादी थे। उनके जीवन में यथार्थवाद तथा आदर्शवाद का एक सुंदर मेल था। वे इस बात पर विचार करते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में क्या संभव था और क्या संभव नहीं था। गोखले ने कहा कि आपका यह विचार है कि हम में आत्मसम्मान का इतना अभाव है कि हम इतने पतित हैं कि अपने देश की पराधीनता से हमें प्रसन्नता होती है। यदि संभव हो तो मैं अपने देश को आज ही स्वतंत्र देखना चाहूँगा, परंतु क्या यह संभव है? इस प्रकार के गोखले के विचार थे अपने देश के आज़ादी के संदर्भ में। सातवां बिंदु आता है पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता में दृढ़ विश्वास। गोखले पाश्चात्य शिक्षा को एक वरदान मानते थे। इसके विस्तार की आवश्यकता पर बल देते थे। गोखले ने कहा कि भारत की जो वर्तमान दशा है उसमें पाश्चात्य शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य विद्या को प्रोत्साहन देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भारतीय मानस को पुराने विचारों की दास्ता से मुक्त करना। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात थी। हम बहुत ही एक तरीके से पुराने विचारों में डूबे हुए थे, हम बहुत ही अंधविश्वासी थे, तो उन भारतीय मानस को पुराने विचारों की दास्ता से मुक्त करना इस शिक्षा का बहुत परम उद्देश्य था। और पाश्चात्य जीवन विचार और चरित्र के सर्वोत्तम तत्वों को आत्मसात करना भी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न केवल उच्चतम व संपूर्ण पाश्चात्य शिक्षा उपयोगी है, ऐसा उनका मानना था। आठवां बिंदु आता है हिंदू मुस्लिम एकता में पक्का विश्वास। श्री गोपाल कृष्ण गोखले हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे। वे कहते थे कि यदि भारत की इन महान जातियों में अनेक प्रकार के मतभेद बने रहे
तो भारत का भविष्य अंधकार में है। इसलिए इन्हें सहिष्णुता तथा संयम से काम लेना चाहिए। और ये बात सही भी है और आज भी सही है। आज से 100 साल बाद भी ये बात अपन देख रहे हैं कि आज भी यही बात उपयुक्त है। आगे उन्होंने कहा कि अपने मतभेदों पर बल देने की अपेक्षा सहयोग, प्रेम और मैत्री पर अधिक बल देना चाहिए। ये बात आज भी उपयुक्त है। गोखले कहते थे कि कोई भी धर्म दूसरे से वैर करना नहीं सिखाता, इसलिए दोनों धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। नवा अपना बिंदु आता है देश की सेवा। गोखले का यह दृढ़ विश्वास था कि नैतिक उत्थान, ऊंचे चरित्र, कठोर परिश्रम तथा त्याग से भारतीय अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इन विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए गोखले ने 12 जून 1905 ईस्वी को भारत सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी। वे छुआछूत तथा अन्य कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। 10वां पॉइंट हमारा जो आता है वह मानव प्रगति के लिए स्वतंत्रता में विश्वास। गोखले स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति की आम तौर पर और पराधीन जाति की खास तौर पर प्रगति स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकती। अतः इनका कहना था, अर्थात गोखले का कहना था कि जीवन भर अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का उन्होंने विरोध किया और वो स्वतंत्रता को महत्व देते थे। अब अपन आगे देखते हैं उदारवादियों की सफलताएं क्या रही तथा भारतीय राजनीति में उनका योगदान क्या रहा। तो इसमें पहला आता है यथार्थवादी नीति को अपनाना। ये उदारवादी थे, ये यथार्थवादी नीतियों को इन्होंने अपनाया था। कांग्रेस की नीतियां तत्कालीन परिस्थितियों में अत्यंत यथार्थवादी थी। 1885 से 1905 ईस्वी तक अपने 20 वर्ष के काल में कांग्रेस इतनी सुदृढ़ संस्था नहीं बनी थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से टक्कर ले सके। 1905 ईस्वी तक कांग्रेस की जड़ें जनता में नहीं जमी थी और यह पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। अतः उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी जन आंदोलन की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। अर्थात ये पढ़े लिखे लोग, जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोग थे, वहाँ तक ये सिमटी हुई थी कांग्रेस। दूसरा पॉइंट है हमारा ब्रिटिश शासन की शोषक नीति का पर्दाफाश करना। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो जो हमारे साथ में अत्याचार किया, जो हमारे साथ शोषण किया, उस समस्त नीतियों का इन्होंने अवलोकन करके जनता के सामने उसको रखा। दादा भाई नौरोजी, गोखले तथा अन्य उदारवादियों ने निरंतर जनता के सम्मुख अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार की जो शोषक नीति थी उसका पर्दाफाश किया। दादा भाई नौरोजी ने तो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भारत में निर्धनता तथा ए ब्रिटिश राज। इसमें उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत में धन चूसने के सिद्धांत का सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, इंग्लैंड भारत से 3 या 4 करोड़ पाउंड धन प्रति वर्ष ले जा रहा है ब्रिटेन। इससे भारत पूर्ण रूप से कुचला जाएगा या बेहद गरीब हो जाएगा या भारत की दुर्दशा बहुत खराब हो जाएगी। गोखले ने 1907 ईस्वी के बजट भाषण में भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से वार्षिक मृत्यु दर, जिसमें अपन प्लेग और अकाल जो उस समय पड़ रहे थे उनको छोड़ दें, तो लगातार बढ़ती जा रही थी। इस संदर्भ में भी उसने बहुत ज़्यादा भारतीय जनमानस को जागृत किया और ब्रिटिश सरकार को उस ओर आकृष्ट किया, उनका ध्यान उस ओर आकर्षित किया। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारे सामने वह है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा में कांग्रेस के अधिवेशनों में, अनेक समारोहों में और बजट के समय दिए गए उदारवादी नेताओं के भाषण और अनेक प्रकार के ब्रिटिश सरकार से
अधिकारों की मांग समाचार पत्रों में छपते थे या वो छपवाते रहते थे उदारवादी। इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई और उनकी मांगों के संदर्भ में जानकारी हुई और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के संदर्भ में जानकारी हुई। चौथा पॉइंट आता है राष्ट्रीय जागरण की बढ़ोतरी में सहायक। उस समय ब्रिटिश सरकार का दमन पूरी तरह चल रहा था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन ने अनेक दमनकारी कानून बनाए थे। उस समय भारत के लिए प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं और अनेक अधिकारों तथा औपनिवेशिक स्वराज की मांग करना बहुत साहस का कार्य था। ये प्रिय विद्यार्थियों बहुत बड़ी बात है। उस समय जब हमारे देश में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ने जो दमनकारी कानून बनाए थे और उनके सामने हम ये मांग करें प्रतिनिध्यात्मक शासन की या संस्थाओं की और अधिकारों की, तो बहुत बड़ी बात थी औपनिवेशिक स्वराज के दौर में। तो ये बहुत बड़ा एक साहस करना था। उसके इस कार्य से निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा ऐसा कार्य था कि राष्ट्र जो हमने जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो मांग रखी थी उससे राष्ट्रीय जन जागरण हुआ। राजनीतिक शिक्षा भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हुई। एक तरह से राष्ट्रीय भावना का निर्माण हुआ। पांचवा पॉइंट आता है बादगिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आधार तैयार करना। बादगिर का मतलब है कि 1905 के बाद में जो हमारे लिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो हमने हमारे राजनेताओं ने उसके लिए भी पृष्ठभूमि तैयार करी थी। यदि उदारवादियों ने 1885 से लेकर 1905 तक कोई आंदोलन नहीं किया था, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी। दिसंबर 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन, एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था और गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें गोखले ने स्वदेशी अर्थात अपने देश में बने हुए सामान, जिसमें खासतौर से कपड़े का प्रयोग करना पर बल दिया था तथा विदेशी वस्तुओं और विशेष रूप से विलायती कपड़े के बहिष्कार के बारे में जिक्र किया था या कहा था। अपन छठा पॉइंट लेते हैं, यह मैंने मेंशन नहीं किया है। ये छठा पॉइंट है 1892 से और 1909 ईस्वी के सुधार अधिनियम। ये सुधार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारवादियों की तत्कालीन सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। इस संदर्भ में गोखले ने कई बार लंदन की यात्राएं की और भारत सचिव, उस समय भारत सचिव भी वहीं बैठते थे ब्रिटेन में, तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले से मिले। लॉर्ड मार्ले ने उनकी उचित मांगों से प्रभावित होकर 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करवा दिया, जो कि 1861 और 1892 के अधिनियमों से बहुत अधिक आगे था। उदारवादियों की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इस संदर्भ में इतनी चर्चा करेंगे उदारवादियों के संदर्भ में। अपन कल उग्रवादियों के विचारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और मेरा निवेदन एक यह है कि आज 13 अगस्त है और अपन 15 अगस्त कल नहीं परसों है। आपसे निवेदन है कि 15 अगस्त को आपके गांव की स्कूल में या आपकी ढाणी के आसपास कोई शाला या संस्था हो, वहाँ आप उपस्थित हों और हमारी आज़ादी के जश्न को वहाँ शेयर करें, मनाएं। साथ ही साथ एक ये भी निवेदन करूँगा कि हमारे राज्यपाल का भी ये कहना है, राज्यपाल ने आदेश भी दिया है और हम इस प्रकृति से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए हम बहुत अच्छा होगा कि इस 15 अगस्त को एक विद्यार्थी एक पौधा अपने आंगन में, अपने खेत में, जहाँ उसको उचित लगे वहाँ लगाए। धन्यवाद।